नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। पिछले लेक्चर में हमने संसदीय प्रक्रिया भाग 1 पढ़ा था और संसदीय प्रक्रिया भाग 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि संसद की बैठक कौन बुलाता है और संसद का सत्रावसान जो होता है वो कौन करता है, संसद का स्थगन कैसी कैसी स्थितियों में होता है और कौन करता है, और विघटन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। आज संसदीय प्रक्रिया भाग 2 में हमें पढ़ना है कि संसद अपनी कार्यवाही कैसे संचालित करती है। तो इन सारी चीज़ों को इस भाग में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आप जितने लोग इसको देख रहे हैं वो इसका लिंक शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जिससे कि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करें। संसदीय प्रक्रिया का मतलब हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका मतलब होता है कि संसद अपनी कार्यवाही किस तरह से कर रही है। और कार्यवाही किस लिए करती है? कानून बनाने के लिए करती है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए करती है। तो मंत्रिमंडल पे नियंत्रण संसद कैसे रखती है और प्रस्ताव बहुत से जो रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं उसको हम इसमें समझेंगे। और कानून कैसे बनते हैं इसको हम अगले भाग में, अगले लेक्चर में समझेंगे, संसदीय प्रक्रिया भाग 3 के अंतर्गत। तो आइए यहाँ समझ लें इसको। संसद की कार्यवाही के साधन कौन कौन से होते हैं या संसदीय कार्यवाही के साधन। संसदीय कार्यवाही के साधन। कार्यवाही के साधन। तो वास्तव में संसद मंत्रिमंडल पे कैसे नियंत्रण रखती है? एक तो प्रश्न पूछ के नियंत्रण रखते हैं। मंत्रियों से संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं और संसद सदस्यों को प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसके लिए वो बाध्य होते हैं कि उन्हें मंत्रियों के प्रश्नों का उत्तर देना है और तथ्यात्मक देना है, अर्थात वे गलत उत्तर नहीं दे सकते, तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो उत्तर उन्हें देना होता है और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया जाता है या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी बात होती है कि संसद निंदा प्रस्ताव के द्वारा भी मंत्रिपरिषद पे या मंत्रियों पे नियंत्रण रखती है। तीसरा होता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। और अविश्वास प्रस्ताव तो तब लाया जाता है जबकि संसद मंत्रिपरिषद को या लोकसभा मंत्रिपरिषद को हटाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो संसदीय कार्यवाही शुरू कब होती है, इसका प्रारंभ कितने बजे से होता है, कब तक चलती है? तो वास्तव में इस जो बैठक होती है वो 11 बजे प्रारंभ होती है और 11 बजे से दोपहर में 1 बजे, अर्थात प्रातः 11 बजे से 1 बजे दोपहर तक ये कार्यवाही चलती है। अब उसके बाद दोपहर में 1 बजे, दोपहर के 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक भोजनावकाश होता है या भोजन का अवकाश होता है। भोजन का अवकाश रहता है। अब फिर 1 बजे के बाद में 2 बजे तक भोजन हुआ और फिर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक, अर्थात दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे, 6 बजे शाम या शाम लिख देते हैं, शाम तक फिर बैठक होती है। ठीक, और ज़रूरत पड़ने पे 6 बजे के बाद भी बैठक होती रहती है। तो ये इस तरह से सदन की कार्यवाही इतने इतने समय चलती रहती है। अब इसमें किस समय में क्या क्या कार्य किया जाता है इसको भी समझ लें हम। वास्तव में दोपहर जब 11 बजे बैठक शुरू होती है तो 11 बजे से 12 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। पहला ही घंटा जो होता है प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल में क्या रहता है? संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल में संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।
और प्रश्नकाल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, और दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। दोनों में अंतर क्या रहता है? एक और होता है अल्प सूचना प्रश्न, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब क्या होता है? जिस पे स्टार बना हो, ऐसे प्रश्न जिस पे स्टार बना दिया जाता है, प्रश्नों पे स्टार बना दिया जाता है, प्रश्नों पर स्टार बना दिया जाता है, स्टार। और इसमें स्टार नहीं, इस पे स्टार नहीं, तारा नहीं, तारा नहीं या तारा नहीं। जिन पे तारा बना दिया गया वो तारांकित हो गए, तारा अंकित है, और जिन पे तारा नहीं बनाया गया वो अतारांकित हैं। बस यही अंतर है। अब महत्वपूर्ण अंतर जो है वो क्या है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, उत्तर मौखिक दिया जाता है, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, और इनका उत्तर क्या होता है? लिखित होता है, उत्तर लिखित होता है। अर्थात ऐसे प्रश्नों में मंत्री महोदय खड़े होकर उत्तर देते हैं, और इस पे क्या होता है? मंत्री महोदय उत्तर जो होता है उसको सदन के पटल पे रख देते हैं और सदस्य को वह मिल जाता है। अब देखिए, जब उत्तर मौखिक दिया जाता है तो ऐसे प्रश्नों में जिनमें उत्तर मौखिक दिया जाता है उसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। पूरक प्रश्न आप समझ रहे हैं? पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। पूरक प्रश्न को आप समझते हैं कि जब आप सदन की कार्यवाही देखेंगे या देखी होगी आपने, तो मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो सदस्य जो रहते हैं वे सदस्य क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ठीक है मंत्री महोदय आपने ये उत्तर दिया, लेकिन इसमें ये बात ऐसी ऐसी थी। तो वो कहलाता है पूरक प्रश्न। अर्थात मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद सदस्य जो होते हैं वे जो दूसरा प्रश्न पूछते हैं वो कहलाता है पूरक प्रश्न। और आपने सदन की कार्यवाही जब देखी होगी तो ये भी देखा होगा कि सदन में कोई भी सदस्य एक दूसरे को संबोधित करके बात नहीं करते या मंत्री को सीधे संबोधित नहीं करते, वे अध्यक्ष महोदय या पीठासीन के माध्यम से संबोधित करते हैं। अर्थात पीठ के माध्यम से, चेयर के माध्यम से वो मंत्री महोदय से प्रश्न पूछते हैं। इसको आपको अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में मंत्रियों से या मंत्री जवाब देते हैं तो वो क्या उस सदस्य को सीधे संबोधित करते हैं? ऐसा नहीं है। सदन में कोई भी सदस्य एक दूसरे को सीधे संबोधित नहीं करता, वे अध्यक्ष के माध्यम से या पीठ के माध्यम से ही अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं। अर्थात वे सीधे सदस्य को संबोधित ना करके अध्यक्ष के माध्यम से ही अपनी बात कहते हैं। तो ये प्रश्न काल में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित और अतारांकित। तारांकित वे जिन पे तारा बना हो या स्टार लगा हो, अतारांकित वे जिन पे स्टार नहीं लगा हो। और तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और इस पे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, और इसके उत्तर लिखित दिए जाते हैं, इसलिए पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं रहती। अब दूसरी बात यह आई कि ये प्रश्नकाल तो चलता है और भारत में पहले से ही चल रहा, तो प्रश्नकाल के दौरान ये अनुभव किया गया कि इन प्रश्नों के उत्तर देने में तो काफ़ी समय लग जाता है। प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा और उस पर सारे डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, तब उत्तर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा विषय आ जाता है जिस पर तुरंत चर्चा करनी जरूरी होती है, तो संसद ने इस पर विचार किया कि ऐसे विषय जिन पे तुरंत चर्चा करनी जरूरी है, बिना विलंब किए, अर्थात अविलंब महत्व के जो विषय हैं जिनमें विलंब नहीं किया जा सकता, उस पर तुरंत चर्चा करनी जरूरी है। ऐसे विषयों पर चर्चा के लिए क्या किया जाए? तो ये बात आई कि इसके लिए 1 घंटा अलग से तय कर दिया जाए
और कब के लिए तय किया जाए, क्योंकि सदन की कार्यवाही 11 बजे ही प्रारंभ होती है, तो ये निर्धारित किया गया कि 12 बजे से भोजन के अवकाश के पहले अर्थात 12 बजे से 1 बजे के बीच में सदन में अविलंब महत्व के प्रश्नों को उठाने की अनुमति दी जाए, वो 1 घंटा इसके लिए निर्धारित किया जाए। तो इसको कहा गया शून्यकाल, इसे कहा गया शून्यकाल अर्थात शून्यकाल। और शून्यकाल का मतलब क्या हुआ कि अविलंब महत्व के, इसमें काम क्या करना था कि जो अविलंब महत्व के विषय हैं उन पे चर्चा करना था। अविलंब महत्व के विषय जिसपे तनिक भी विलंब नहीं हो सकता, अविलंब महत्व के विषय, महत्व के विषय पर चर्चा करना, पर चर्चा करना। और ये सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1962 में। 1962 में सर्वप्रथम भारत में शुरू हुआ। भारत में शुरू होने के पहले विश्व में कहीं भी शून्यकाल नहीं होता था, तो भारत में सबसे पहले 1962 में शुरू हुआ। अर्थात ये शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था को भारत की देन मानी जाएगी। जो शून्यकाल है ये संसदीय व्यवस्था को भारत की देन मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली को या शासन व्यवस्था को भारत की देन है, ये भारत की देन है। ठीक, क्यों है? क्योंकि 1962 में सबसे पहले ये भारत में शुरू हुआ। क्वेश्चन इस पे आपको बन जाएगा, कथन कारण का प्रश्न बन जाएगा। लगता है कि बहुत कठिन है और बहुत कठिन नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बना के आपको एक दिखा दें, और जो 2 ये कथन है इन्हीं पे प्रश्न बन जाता है। कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनाएं, देखिए कथन, कथन के रूप में ये रख दिया जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था को भारत की देन शून्यकाल है। ऐसे शून्यकाल, शून्यकाल संसदीय शासन व्यवस्था को, संसदीय शासन व्यवस्था को भारत की देन है। भारत व्यवस्था को भारत की देन है। ठीक, भारत की देन है, ये कथन हो जाएगा। और कारण क्या हो जाएगा? कारण होगा इसका ये लिख दिया जाता है कारण में, कारण लिख दिया जाएगा शून्यकाल 1962 में सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रारंभ हुआ, भारत में प्रारंभ हुआ, ये कारण दे दिया जाएगा। और कथन और कारण के प्रश्न कैसे करते हैं? कथन को पढ़ते हैं और कारण को पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर देखते हैं दोनों में से एक सही है कि दोनों सही हैं। अगर एक सही है तो हमारे पास विकल्प होता है, सामान्य रूप से एग्जाम में विकल्प सी और डी में रहता है कि कथन सत्य है कारण असत्य है, या कारण कथन असत्य है कारण सत्य है, तो उसको चुन लेते हैं। लेकिन अगर दोनों सत्य हैं तो फिर क्या करते हैं? कथन पढ़ते हैं और फिर इसके बाद हम क्योंकि लगाते हैं। कथन पढ़ने के बाद में फिर क्योंकि लगाते हैं, और क्योंकि के बाद में फिर कारण पढ़ते हैं। अगर ये क्योंकि संतुष्ट हुआ
तो फिर व्याख्या है, और क्योंकि संतुष्ट नहीं हुआ तो व्याख्या नहीं है। तो ऐसे प्रश्न हल करना बहुत आसान है अगर हम इसको समझ चुके हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है। क्यों है? क्योंकि शून्यकाल सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुआ, चाहे सन लिखे या ना लिखे, शून्यकाल सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुआ, इसीलिए शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है। यहाँ तक कि संसद की जननी ब्रिटेन में भी शून्यकाल नहीं शुरू हुआ था, भारत से पहले कहीं भी नहीं शुरू हुआ था। तो इस तरह से शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को भारत की देन है। तो ऐसे प्रश्न जो बनेंगे वे आपको कठिन लगते हैं, लेकिन वे भी आसान हो जाते हैं जब हम इसको समझ लेते हैं, और बाकी जो प्रश्न और बने वे तो आसान रहेंगे ही, क्योंकि उसमें कोई बहुत कठिनाई दिखेगी नहीं कि शून्यकाल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, भारत में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 62 में हुआ, और इसमें कार्य क्या होता है, अविलंब महत्व के जो विषय रहते हैं उन पे चर्चा की जाती है। अब एक बात ये आती है कि ये कब से कब तक रहता है ये रहता है 12 बजे से 1 बजे तक, और इसके ठीक पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, और दूसरी बात क्या होती है, इसके ठीक बाद क्या होता है, भोजन का अवकाश होता है। भोजन का अवकाश होता है, भोजन का अवकाश होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल होता है, या और भोजन अवकाश के ठीक पहले शून्यकाल होता है। अर्थात प्रश्नकाल कब से है, 11 से 12 तक है, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद, और भोजन अवकाश है 1 बजे से 2 बजे तक। इसका मतलब है कि भोजन अवकाश के ठीक पहले शून्यकाल होता है। आपको एक तथ्य ये भी मिलता है कि शून्यकाल कब होता है, प्रश्नकाल के ठीक बाद और भोजन अवकाश के ठीक पहले। इसका नाम शून्यकाल क्यों पड़ा, एक प्रश्न ये भी आता है दिमाग में कि इसका नाम शून्यकाल क्यों पड़ा, क्योंकि जिस समय 12 बजा रहता है उस समय संसद की घड़ी में 00 होता है, 00। इसी के नाम पे इस समय का, इस 1 घंटे का समय शून्यकाल पड़ गया, क्योंकि उस समय संसद की घड़ी में 00 बजा होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 0 आवर या शून्यकाल। तो ये शून्यकाल सबसे पहले शुरू हुआ था 62 में, और क्यों शुरू हुआ था ये सारी चीजें आपने समझ ली। अब एक बात ये आती है कि जैसे संसद में इस समय या इसके बाद में कार्यवाही चलती है, दोपहर 2 बजे के बाद में, फिर शाम को 6 बजे तक, या उसके बाद भी चलती रहती है। उसमें कार्य कैसे होता है, कार्य के लिए क्या होता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, प्रस्ताव। एक प्रस्ताव लाया जाता है, और प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, इस प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर चर्चा करना या बहस करना, इसे कहा जाता है प्रस्ताव या मोशन। क्या लाया जाता है, प्रस्ताव या मोशन। ये क्या, इसका अर्थ क्या होता है, अध्यक्ष या पीठासीन, जो भी पीठ पर आसीन है, पीठासीन की अनुमति से किसी विषय पर चर्चा करना या बहस करना, चर्चा करना या बहस करना, या बहस करना, ये कहलाता है प्रस्ताव या मोशन। ठीक, किसकी अनुमति से, अध्यक्ष या पीठासीन की अनुमति से। प्रस्ताव कितने प्रकार का हो सकता है, कई तरह के प्रस्ताव रहते हैं, उन पे एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। प्रस्ताव कई तरह के रहते हैं, कौन कौन से रहते हैं संक्षेप में पहले उनके नाम देख लें, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। जैसे एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। दूसरा होता है स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। तीसरा होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। चौथा होता है निंदा प्रस्ताव, निंदा
प्रस्ताव और पांचवा होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ये 5 प्रकार के प्रस्ताव मुख्य रूप से होते हैं। और प्रस्ताव का अर्थ क्या है वो आपने समझ लिया कि अध्यक्ष या पीठासीन की अनुमति से किसी विषय पर बहस करना। तो अब इन्हें एक एक पे हम चर्चा कर लें और संक्षेप में इसको समझ लें कि क्या कहलाते हैं ये प्रस्ताव। सबसे पहले हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देख लें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना। ऐसा प्रस्ताव जिससे किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का या सरकार का ध्यान आकृष्ट करना, तो ये कहलाता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। किसी महत्वपूर्ण विषय पर, किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना या उन्हें जानकारी देना, आकर्षित कराना, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। ठीक। अब दूसरा होता है स्थगन प्रस्ताव। दूसरा है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा चाहता है सदस्य, उसके लिए उसे कार्यवाही जो चल रही है सदन में, जो कार्य चल रहा है उसको स्थगित कराना चाहिए, तो ऐसे प्रस्ताव स्थगित। हाँ, चलें आ जाएं फिर से एक बार। क्या है स्थगन प्रस्ताव का मतलब? कि अगर सदन की कार्यवाही चल रही है, कार्य चल रहा है और कोई ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई महत्वपूर्ण विषय है जिस पे सदस्य चर्चा कराना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। उसके द्वारा सदन के उस कार्य को, उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है और उस विषय पे चर्चा की जाती है। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? इस सदन की कार्यवाही को रोक देना। इसके लिए, और जिस विषय पे सदस्य चर्चा चाहते हैं उस पर चर्चा करना, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 50 सदस्य के हस्ताक्षर वाला, 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव देना पड़ेगा। अर्थात 50 सदस्य इस पे सहमत हों तभी इस प्रस्ताव पे विचार किया जाता है, तब ये अन्यथा उससे कम पे नहीं किया जाता। तो ये कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। अब एक और आता है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। वास्तव में क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों का से प्रश्न पूछना सदस्यों का विशेषाधिकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अंतोगत्वा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर मंत्री उसका उत्तर नहीं देते या फिर वो जो उत्तर है उससे मंत्री संतुष्ट नहीं है, उनको लग रहा है कि इसमें तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किए गए, तो सदस्य ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं, उस मंत्री विशेष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते हैं। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके द्वारा कहा जाता है कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर तथ्यात्मक ढंग से नहीं दिया। तो ये 3 प्रस्ताव हमने समझे। अब 2 और महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। कौन कौन से? एक निंदा प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव,
निंदा प्रस्ताव का मतलब क्या है? अगर सदस्य संसद के सदस्य किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वे उस मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ला सकेंगे और निंदा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? उस सदन ने मंत्री महोदय की निंदा की है। या अगर संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ यह प्रस्ताव लाना चाहें तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी यह निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि मंत्रिपरिषद की निंदा सदन ने की है। तो इस तरह से निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? किसी एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। परिषद के खिलाफ, ठीक। और इसके पारित होने का मतलब होता है, अगर ये पारित हो गया तो इसका अर्थ क्या होता है कि सदन में जहां पर मंत्रिपरिषद वास्तव में सरकार का बहुमत होता है, सत्ताधारी पक्ष का बहुमत होता है, वहां ये प्रस्ताव पारित हो जाए, इसका अर्थ होता है कि सत्ताधारी दल के बहुत से सदस्य मंत्रिपरिषद के कार्यों की निंदा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, ऐसा मंत्रिपरिषद करती है या कर सकती है, लेकिन बाध्यता नहीं है। लेकिन इसकी बाध्यता नहीं है, बाध्यता नहीं है। अर्थात मंत्रिपरिषद चाहे तो त्यागपत्र ना भी दे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा जैसी स्थिति नहीं है। दे देती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद को लगता है कि जब हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया सदन ने तो फिर हमें फिर कार्य करना नहीं है, तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी। और मंत्रिपरिषद एक मंत्री के खिलाफ भी पारित हो जाए तो भी त्यागपत्र दे देती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करते हैं। तो अगर एक मंत्री के कार्यों की आलोचना हो गई, निंदा हो गई, तो क्या रहता है कि नीतिगत निर्णय मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से लेता है, तो उसको माना जाएगा कि संपूर्ण मंत्रिमंडल की आलोचना हो गई तो त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद दे देगी। लेकिन इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, वो चाहे तो त्यागपत्र ना दे। अब अगला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद, वो है अविश्वास प्रस्ताव। वो है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किसके कहाँ लाया जाता है, किसके खिलाफ लाया जाता है, क्यों लाया जाता है? सबसे पहली बात आती है, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? किसके खिलाफ? एक बात। दूसरी बात फिर क्या आती है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो कहाँ लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है। तीसरी बात ये होती है कि क्यों लाया जाता है, क्यों लाया जाता है भाई अविश्वास प्रस्ताव। तीसरी बात दिमाग में आती है कि पहली बात किसके खिलाफ लाया जाएगा, कहाँ लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा। और चौथी बात होती है अविश्वास प्रस्ताव कितना बड़ा होता है, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव कितने पृष्ठ का होता है, अविश्वास प्रस्ताव कितना बड़ा, या उसका स्वरूप क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है। और एक चीज़ और आती है, वो ये आती है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव क्या रहता है, इसका प्रभाव क्या रहता है। इन चीज़ों को एक एक करके हमें समझ लेना है, एक एक चीज़ों को समझ लेना है। किसके खिलाफ लाया जाता है? ये किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाता, ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ, मंत्रिपरिषद के खिलाफ।
संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है ये प्रस्ताव? केवल लोकसभा में लाया जाता है, केवल लोकसभा में लाया जाता है। ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? एक और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ क्यों लाया जाता है और केवल लोकसभा में क्यों लाया जाता है। क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में क्या उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसीलिए ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है और केवल लोकसभा में लाया जाता है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इस बात का उल्लेख है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसीलिए एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा और लोकसभा में ही लाया जाएगा। लेकिन इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। लेकिन ये आधार संविधान से ही प्राप्त कर रहा है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। ये लोकसभा की प्रक्रिया नियम, लोकसभा की जो प्रक्रिया नियम है, लोकसभा की प्रक्रिया नियम 198 के द्वारा ये लोकसभा में लाया जाता है। लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में ये उल्लेखित नहीं है। ये लाया जाता है कैसे? लोकसभा की प्रक्रिया नियम 198 के द्वारा। मगर इसे आधार कहाँ से मिलता है? संविधान से ही आधार मिलता है। आधार इसे संविधान से ही मिल रहा है, आधार इसे संविधान से मिल रहा है, आधार संविधान से। और संविधान में कहाँ से मिल रहा है? संविधान से कहाँ से? अनुच्छेद 75(3) से मिल रहा है, अनुच्छेद 75(3) से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है 75(3) से? 75(3) में क्या कहा गया है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, जब चाहे तब ला सकती है। अब ये प्रस्ताव का स्वरूप कैसा होता है? ये एक लाइन का होता है, केवल एक लाइन का। क्या लिखा रहता है इस लाइन में? यह सदन इस मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। एक लाइन का प्रस्ताव होता है, उसमें लिखा जाता है यह सदन इस मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। और विपक्ष के जो नेता इस प्रस्ताव को पेश करते हैं, उसके बाद में बहस होती है और फिर सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री और प्रधानमंत्री इसका उत्तर देते हैं। उसके बाद में चर्चा के बाद वे नेता वो सदस्य जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, लोकसभा के वे सदस्य फिर इसका जवाब देते हैं। उसके बाद इस पर मतदान होता है और अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर क्या होता है? उसका प्रभाव क्या होता है? मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है या दे देगी, और देना पड़ेगा, बाध्यकारी है, ये बाध्यकारी है। अर्थात उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अगर त्यागपत्र नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता हों। जब बहुमत उनके साथ नहीं है तो या तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देगी या फिर राष्ट्रपति बर्खास्त कर देंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि ये त्यागपत्र देना बाध्यकारी होता है। तो इस तरह से स्थिति क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में समझ लिया आपने कि ये किस तरह का होता है। और मतदान के बाद में अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने समझी इस टॉपिक में, संसदीय प्रक्रिया भाग 2 के अंतर्गत। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम संसदीय प्रक्रिया भाग 3 में ये पढ़ेंगे कि कानून बनते कैसे हैं।
अर्थात भारत में जो कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो संसद किस किस तरह से कानून बनाती है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। आप इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक परिचितों को शेयर कर दें। धन्यवाद।